अच्छा, एक बात सोचिए। जी। मान लीजिए आपके फोन में एक सरकारी ऐप आता है जो बना तो है आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप उसे अपनी मर्जी से हटा ही नहीं सकते। तब और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या होगा अगर वो ऐप आपके कॉल, मैसेज, यहाँ तक कि आपके कैमरे तक पहुंच सकता हो? और ये सब हो रहा हो और आपको शायद पता भी ना हो। आज हम एक ऐसे ही मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे जो भारत में कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था। बिल्कुल। ये कहानी है संचार साथी ऐप की। एक ऐसा टूल जो बना तो था साइबर फ्रॉड रोकने के लिए, लेकिन जिस पर जासूसी करने के आरोप लगने लगे। हाँ। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये हमारी डिजिटल सुरक्षा और जो हमारी निजी आजादी है उसके बीच की एक बहुत जरूरी बहस को सामने लाती है। सरकार का इरादा शायद नागरिकों को सुरक्षित रखना ही था, लेकिन तरीका ऐसा था जिसने लोगों में डर और शक पैदा कर दिया। अच्छा। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक अच्छा इरादा भी अगर सही तरीके से लागू न हो तो भरोसे की जगह अविश्वास को जन्म दे सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि जब ये ऐप आया था तो इसके फायदे सुनकर तो लगा था कि ये बहुत ही काम की चीज है। हाँ बिल्कुल। एक आम इंसान सोचेगा कि इसमें हर्जी क्या है, अगर मेरे फोन को बचाने वाला कोई ऐप है तो बढ़िया है। तो पहले ये समझते हैं कि ये ऐप आखिर करता क्या है। हाँ, और इसके फायदे वाकई बहुत जमीनी स्तर के हैं। सोचिए उस छोटे दुकानदार के बारे में जिसका फोन चोरी हो गया, जिसमें उसके सारे पेमेंट एप्स और कस्टमर के नंबर थे, या वो स्टूडेंट जिसके फोन में उसकी सारी पढ़ाई की सामग्री थी। सही बात है। इस ऐप का सबसे बड़ा फीचर है कि आप IMEI नंबर का इस्तेमाल करके चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा। मतलब वो फोन भारत के किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा, वो चोर के लिए बस एक डब्बा बनकर रह जाएगा। और इसके आंकड़े भी तो काफी प्रभावशाली थे। बहुत ज्यादा। सरकार के मुताबिक इस ऐप ने तब तक 7 लाख से ज्यादा खोए हुए फोन को ट्रैक करने में मदद की थी। 7 लाख? और करीब 42 लाख चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक किया था। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की राहत की कहानियां हैं, जिन्हें लगा था कि उनका फोन हमेशा के लिए गया, पर उन्हें एक उम्मीद मिली। सरकार शायद इसी तरह की लाखों कहानियों को देख रही थी जब उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का सोचा। इरादा तो वाकई में लोगों की मदद करना था। ये तो हुई फोन चोरी की बात, लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या है फर्जी सिम कार्ड की। कई बार तो पता भी नहीं चलता और हमारी आईडी पर कोई और नंबर चला रहा होता है। बिल्कुल। और वो नंबर अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड या दूसरे अपराधों में इस्तेमाल होते हैं। इस ऐप का दूसरा बड़ा फीचर यही है। आप बस अपना नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। हाँ, और अगर कोई ऐसा नंबर दिखे जो आपका नहीं है तो आप उसे वहीं से रिपोर्ट करके बंद करवा सकते हैं। इस ऐप के जरिए अब तक लगभग 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। 3 करोड़? जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफाई है टेलीकॉम सिस्टम की। ठीक है, तो ये खोए हुए फोन और फर्जी सिम के लिए हो गया। लेकिन आजकल सबसे बड़ी सिरदर्दी तो वो फर्जी मैसेज हैं जो आते रहते हैं। आपका बिजली का बिल कट जाएगा, KYC अपडेट करें वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अरे हाँ, क्या ये ऐप उस मोर्चे पर भी कुछ कर रहा था? हाँ, उसके लिए इसमें चक्षु नाम का एक खास फीचर है। चक्षु? चक्षु मतलब आंख। तो ये एक तरह से नागरिकों को सरकार की आंख बनने का मौका देता है। अगर किसी को कोई भी संदिग्ध कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज आता है तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर या नंबर सीधे इस ऐप पर रिपोर्ट कर सकता है। अच्छा। इससे टेलीकॉम कंपनियों को उन नंबरों को ब्लॉक करने और उन पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है। मतलब कहाँ पे गड़बड़ी हुई? देखिए, गड़बड़ी इरादे में नहीं, उसे लागू करने के तरीके में हुई। और यहीं से कहानी में एक कह सकते हैं एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो मोड़ था 28 नवंबर 2025 का सरकारी आदेश। जी। उस दिन सरकार ने सभी फोन बनाने वाली कंपनियों जैसे एप्पल, सैमसंग, शॉमी सबको एक निर्देश जारी किया। आदेश ये था कि उन्हें अपने हर नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से डालकर यानी प्री इंस्टॉल करके बेचना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिर्फ प्री इंस्टॉल करने की बात होती तो शायद इतना बवाल ना होता। हम बहुत से ऐसे ऐप्स के साथ फोन खरीदते हैं जिन्हें बाद में हटा देते हैं। असली समस्या थी उस आदेश के एक छोटे से क्लॉज में, क्लॉज 7B। हाँ, और इस क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। इसे अगर सरल भाषा में कहें तो इस नियम में साफ लिखा था कि यूजर इस ऐप को ना तो अपने फोन से हटा सकता है, मतलब डिसेबल नहीं कर सकता, और ना ही उसकी किसी भी फंक्शन को रोक सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता। मतलब ये ऐप आपके फोन में एक स्थायी मेहमान की तरह आ जाता,
जिसे आप कभी घर से बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इसे ऐसे समझिए, ये वैसा ही है जैसे सरकार आपकी सुरक्षा के लिए हर घर में एक सरकारी ताला लगाना अनिवार्य कर दे। अच्छा। ताला बहुत मजबूत है, चोरी से बचाता है, लेकिन उसकी एक चाबी हमेशा सरकार के पास रहेगी। अरे बाप रे। और आप उस ताले को कभी बदल भी नहीं सकते। चाहे इरादा कितना भी अच्छा हो, कोई भी इस बात से सहज महसूस नहीं करेगा कि उसके घर पर किसी और का भी कंट्रोल है। बिल्कुल। इस ऐप के साथ भी यही हुआ। इसने यूजर के अपने ही डिवाइस पर से कंट्रोल छीन लिया। एक मिनट, मतलब ये एक ऐसा ऐप था जो हमेशा के लिए आपके फोन का हिस्सा बन जाता? जी, ये तो बहुत अजीब बात है, और यहीं से लोगों का डर और बढ़ गया होगा जब उन्होंने ये देखा कि ये ऐप फोन में करना क्या चाहता है, यानी कौन-कौन सी परमिशंस मांग रहा है। बिल्कुल, यहीं पे मामला बिगड़ गया। एक स्थायी ऐप होना एक बात है, लेकिन वो स्थायी ऐप आपके फोन में क्या-क्या कर सकता है, ये दूसरी और ज्यादा डरावनी बात है। तो ये ऐप क्या-क्या इजाजत मांग रहा था? और यहीं से असली सवाल उठे। ये ऐप आपके फोन के कैमरे का एक्सेस मांगता था। कैमरे का? हाँ, मतलब तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने की इजाजत। हम्म। ये आपके एसएमएस पढ़ने और भेजने की इजाजत मांगता था। हम्म। आपकी कॉल की सारी जानकारी, यानी आप किसे, कब और कितनी देर बात करते हैं, वो सब देखने की इजाजत मांगता था। और सबसे बड़ी बात, आपके फोन की स्टोरेज। स्टोरेज भी? मतलब मेरी फाइल्स? हाँ, आपकी फोटो, वीडियो और जरूरी फाइलों को देखने और बदलने की इजाजत भी मांगता था। एक मिनट रुकिए, खोए हुए फोन को खोजने या फर्जी सिम का पता लगाने के लिए कैमरे की इजाजत की क्या जरूरत है, या मेरे मैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है? ये तो समझ से बाहर है। और यही सवाल हर साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट और आम नागरिक ने पूछा। यहीं पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत का उल्लंघन हुआ, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी ऐप को सिर्फ उतनी ही परमिशंस मांगनी चाहिए जितनी उसके काम के लिए बेहद जरूरी हो। अच्छा। जैसे एक टॉर्च वाले ऐप को सिर्फ फ्लैशलाइट की इजाजत चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स की नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ संचार साथी ऐप उन कामों के लिए भी परमिशंस मांग रहा था जिनका उसके बताए गए मकसद से कोई लेना देना नहीं था। और ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी। तो क्या था? ये सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का उल्लंघन था। लोगों को लगा कि सुरक्षा के नाम पर उनकी निजी जिंदगी में झांकने का दरवाजा खोला जा रहा है। तो मतलब ये डर पैदा हो गया कि ये सुरक्षा ऐप असल में एक जासूसी का टूल बन सकता है। हाँ, इसे मास सर्वेलेंस यानी बड़े पैमाने पर निगरानी का एक संभावित टूल बताया गया। डर ये था कि एक ऐसा ऐप जिसे आप हटा नहीं सकते और जिसके पास आपके कैमरे और माइक का एक्सेस है, वो क्या-क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जाहिर है, जब इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ तो सरकार पर दबाव बना होगा। फिर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? सरकार की प्रतिक्रिया ने मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। जब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा, तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐप पूरी तरह से स्वैच्छिक है, मतलब वॉलंटरी है, और लोग इसे किसी भी दूसरे ऐप की तरह आसानी से डिलीट कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। मतलब एक तरफ देश के दूरसंचार मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि आप ऐप को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, और उसी समय उनकी ही सरकार का एक लिखित कानूनी आदेश कहता है कि आप उसे छू भी नहीं सकते। बिल्कुल। ये तो किसी भी कंपनी या यूजर को पागल कर देगा। वो किसकी बात माने? और यही सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ मंत्री का मौखिक भरोसा था और दूसरी तरफ एक कानूनी दस्तावेज जिस पर सरकारी मोहर लगी थी। सही बात है। कंपनियां दुविधा में थीं कि अगर वो मंत्री की बात मानकर ऐप को हटाने का ऑप्शन देती हैं, तो क्या उन पर कानूनी आदेश का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई होगी। इस वजह से सरकार पर भरोसा और कम हो गया। और विपक्ष ने इसे सफेद झूठ तक कह दिया। ये एक क्लासिक केस था जहां सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। तो फिर इस आदेश के खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ? ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित था या इसका कोई बड़ा असर हुआ? नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का गुस्सा नहीं था। ये एक चौतरफा विरोध था जिसने एक तरह का तूफान खड़ा कर दिया। 3 बड़े मोर्चों से सरकार पर दबाव बना। कौन थे वो 3? सबसे पहले थी फोन बनाने वाली कंपनियां खुद, खास तौर पर एप्पल। अच्छा, एप्पल। हाँ, एप्पल का पूरा बिजनेस मॉडल और ब्रांड इमेज ही यूजर की प्राइवेसी पर टिकी है। वो सालों से ये कहते आए हैं कि आपके फोन में जो है वो सिर्फ आपका है। उनके लिए किसी सरकार का ऐप जबरदस्ती अपने फोन में डालना, जिसे हटाया भी न जा सके, उनकी कंपनी की आत्मा के खिलाफ था।
एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने साफ कर दिया कि वो इस तरह के आदेश को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री ने तो हाथ खड़े कर दिए। दूसरा मोर्चा किसका था? दूसरा मोर्चा था विपक्षी दलों का। उन्होंने इसे राजनीतिक रंग दिया और सीधे सीधे पेगासस जासूसी कांड से जोड़ दिया। ओहो। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से पहले विपक्ष और आम नागरिकों पर नजर रखने के लिए एक सर्वेलेंस स्टेट यानी निगरानी राज बना रही है। संसद में इस पर काफी हंगामा हुआ और सरकार से जवाब मांगा गया। और तीसरा मोर्चा? तीसरा मोर्चा खोला डिजिटल अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूहों ने। भारत में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF जैसी संस्थाओं ने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला बताया। उनका तर्क था कि एक फोन किसी की निजी संपत्ति है और सरकार ये तय नहीं कर सकती कि उस संपत्ति पर कौन सा सॉफ्टवेयर स्थायी रूप से रहेगा। सही बात है। ये यूजर की सहमति और अपनी डिवाइस पर कंट्रोल के अधिकार का हनन था। तो जाहिर है जब हर तरफ से इतना दबाव पड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी खिलाफ, देश का विपक्ष भी खिलाफ और एक्टिविस्ट भी, तो सरकार के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। बिल्कुल। इस चौतरफा दबाव का नतीजा ये हुआ कि सरकार को बहुत जल्द अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 3 दिसंबर 2025 को सरकार ने वो विवादास्पद आदेश वापस ले लिया। लेकिन सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा? क्या उन्होंने माना कि उनसे गलती हुई? नहीं, सरकार ने जो सफाई दी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। अच्छा? उन्होंने कहा कि इस विवाद की वजह से संचार साथी ऐप इतना मशहूर हो गया है और लोगों ने इसे खुद ही डाउनलोड करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब इसे अनिवार्य करने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह! उन्होंने दावा किया कि सिर्फ एक दिन में ही 6 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। ये एक तरह से अपनी नाकामी को कामयाबी की तरह पेश करने की कोशिश थी। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि उद्योग और नागरिकों के एकजुट विरोध ने सरकार को ये आदेश वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। ये मामला डिजिटल गवर्नेंस की एक बेहतरीन केस स्टडी बन गया। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर एक सही मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो सरकार को भी सुनना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। तो अंत में क्या हुआ? संचार साथी ऐप का भविष्य क्या है अब? अंत में वो विवादास्पद क्लॉज 7B खत्म हो गया। संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं है। ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर किसी भी दूसरे सामान्य ऐप की तरह उपलब्ध है। जिसे जरूरत महसूस हो वो अपनी मर्जी से इसे डाउनलोड कर सकता है और अगर पसंद ना आए तो डिलीट भी कर सकता है। तो अब कंपनियों पर कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं। तो इस पूरी कहानी का सार ये नहीं है कि सुरक्षा और आज़ादी में संतुलन चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। असली सबक ये है कि 21वीं सदी में सरकारें टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक आदेश की तरह लागू नहीं कर सकती। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें एप्पल जैसी कंपनियां अपनी ग्लोबल इमेज को लेकर चलती हैं और नागरिक अपने डिजिटल अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। ये मामला दिखाता है कि टॉप डाउन सरकारी सोच का बॉटम अप डिजिटल हकीकत से टकराना अब तय है। बिल्कुल सही। और आज सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या? भविष्य में हमारी डिजिटल आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाएगा? क्या अगली बार भी कोई ऐसा आदेश आने पर नागरिक और कंपनियां अपनी आवाज इतनी ही मजबूती से उठा पाएंगी? ये सोचना जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारी डिजिटल दुनिया का भविष्य इसी संतुलन पर टिका है।